ओके क्लास, सो लास्ट क्लास में आपके साथ फॉरेन पॉलिसी की मैंने डिस्कशन स्टार्ट की हुई थी और फॉरेन पॉलिसी में बेसिकली आपने अब तक मेरे साथ जो डिस्कशन की उसमें आपने सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि soon after getting the independence और soon after getting the sovereignty of a state, हर कंट्री को अपनी एक फॉरेन पॉलिसी फॉर्म करनी पड़ती है टू बी द मेंबर ऑफ यूएन। और यूएन के मेंबर बनने के लिए आपके पास तीन मेजर ब्लॉक्स हैं। द वन है यूएसए, द अदर इज यूएसएसआर और रशिया एंड द थर्ड इज चाइना। यूएसए के ब्लॉक के अंदर आपके पास तमाम यूरोपियन यूनियन और यूके और इजराइल शामिल है। यूएसएसआर और चाइना का ब्लॉक बेसिकली याद रखिएगा अभी तक एंटी है, आज तक एंटी है। और साथ साथ आपके पास जो नॉन अलाइंड मेंबर्स हैं वो बेसिकली आपके पास ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज जितनी भी आप कह लें और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी काफी हद तक आपके लिए जो उसका नॉन अलाइंड मेंबर्स हैं। After independence for the first 6 years, Pakistan basically एक non-aligned member था UN के अंदर। Then for the first financial aid के लिए उसे USA का ब्लॉक ज्वाइन करना पड़ा, तभी उसके पास सीटों का ज्वाइनिंग आई। साउथ ईस्ट एशियन टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन जो USA के ब्लॉक के अंदर एक छोटी सी फर्म है। Then उस एड को रिकवर करने के लिए बेसिकली थर्ड फेज के अंदर आपने चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस कायम किए और फोर्थ फेज के अंदर आपने बेसिकली रशिया के साथ एक अच्छे रिलेशन कायम किए। और रशिया के साथ जो आपका रिलेशन कायम करना था वो एक डिप्लोमेटिक मूव था। मुझे अगेन याद रखिएगा 71 के बाद आपके पास वॉर भी स्टार्ट हुई। 72 सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, 72 से लेके 78 तक भुट्टो का दौर, 78 से लेके 88 तक पूरा डिक्टेटरशिप का दौर, जिसे आप जनरल ज़िया-उल-हक का दौर भी कहते हैं। जो जनरल ज़िया-उल-हक का दौर था ना, ये वो टाइम फ्रेम था 72 से 79 ऑनवर्ड, भुट्टो एंड अलोंग विद उसके साथ साथ क्या कहते हैं ज़िया-उल-हक का दौर भी ऐड कर रहा हूँ। 72 से ऑनवर्ड्स यूएसएसआर जनरल याद थोड़ा सा अगर मैं आपके सामने प्रेसिडेंशियल रूल भी रखूँ ना आपके सामने, तो 47 से लेके 54 तक आपके पास लियाकत अली खान, 51 तक सॉरी, लियाकत अली खान के बाद जो थोड़े से पैरालाइज थे और वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने थे। समझ रहे हो? तो वो नाम आपको बताना जरूरी है क्योंकि वो कभी कभार पूछ लिया जाता है। थैंक यू।
मोहम्मद अली को इन माय ओपिनियन मेरे ख्याल से 47 की इंडिपेंडेंस के बाद द मेन फ्रंट लीडरशिप तो उसमें मेरे ख्याल से शायद दो ही रह गए थे, एक तो लियाकत अली खान और एक फातिमा जिन्ना आफ्टर द डेथ ऑफ कायद आजम। ठीक है, लियाकत अली खान ने बेसिकली आपके पास दौर लियाकत अली खान के असैसिनेशन लियाकत बाग में, और उस वक्त मोहम्मद अली बोगरा बेसिकली पहले केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, और मोहम्मद अली बोगरा ने बेसिकली आपको समझने के 58 तक मतलब 5 साल पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट ने रूल किया। ये एक बड़ी अलार्मिंग बात है। केयर टेकर गवर्नमेंट याद रखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने या 3 महीने के लिए होते हैं, उसके बाद आपको जनरल इलेक्शन लाजम कराने होते हैं, डेमोक्रेटिक रूल है। आपकी 6 साल तक एक केयर टेकर गवर्नमेंट रही मोहम्मद अली बोगरा, और उस वक्त इनके साथ एक यूएस एम्बेसडर थी, उसका बुक में नाम भी नहीं है, अगर मुझे याद आएगा मैं चला नेक्स्ट क्लास आपको जरूर बता दूं कि मैं वो 1901 से लेकर 47 के एज तक बता दूं उसका। तो एक्चुअली वो लेडी थी तो वैसे नहीं चला, ये वो टाइम फ्रेम है जब से यूएस से आपके पास जो है वो इंटरव्यू कर रहा था। इसके बाद प्रेसिडेंट अय्यूब खान को ये लगा कि ऐसा ना हो कि मुल्क आजाद होने के बाद दोबारा से गुलाम हो। 58 में उन्होंने डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, उनका मार्शल लॉ 58 से लेके जो 68 तक चला था 10 साल तक, वो डिक्टेटरशिप बिल्कुल वैसी डिक्टेटरशिप थी जिस तरह मुशर्रफ की थी। मतलब उसने आइन नहीं तोड़ा था, आइन नहीं खत्म किया था, उसने मुल्क में प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई किया। ये फर्क आप लोगों को पता है ना, प्रेसिडेंशियल रूल और प्राइम मिनिस्टर रूल क्या होता है? प्रेसिडेंशियल रूल वो रूल होता है जिसमें आप बेसिकली एक सेनेट जो है, जो सेनेट बॉडी है आपके पास, फिर आपके पास नेशनल असेंबली है, फिर उसके नीचे प्रोविंशियल असेंबलीज है। प्रेसिडेंशियल रूल में आप बेसिकली सेनेट के कैंडिडेट्स को वोट करते हैं, आम आवाम पब्लिक, और फिर सेनेट का कैंडिडेट जो है वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं। ये प्रेसिडेंशियल रूल कहलाता है। डेमोक्रेटिक रूल में आप प्रोविंशियल जो है और नेशनल असेंबलीज के जो कैंडिडेट है उनको चूज करते हैं। नेशनल असेंबली वाले सेनेट वालों को चूज करते हैं, सेनेट वाले प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। ये डेमोक्रेटिक रूल है। ठीक है, डेमोक्रेटिक रूल में प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम पावर होता है, क्योंकि वो बेसिकली आपको समझने की, मैं अगर आपके सामने फ्लो चार्ट बनाऊं तो एमएनएस आपने सेलेक्ट किए, उन सिलेक्शंस के ऊपर बेसिकली प्राइम मिनिस्टर आया। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली सुप्रीम बॉडी है आपके पास नेशनल असेंबली की। एमएनएस ने बेसिकली सेनेट के मेंबर्स को सिलेक्ट किया बाय वोटिंग, उन सेनेट्स ने बेसिकली आपके पास प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया। लेकिन याद रखिएगा प्रेसिडेंट का रूल से वहां पर ये होता है कि जो आइन प्राइम मिनिस्टर नेशनल असेंबली के अंदर प्रेजेंट करेगा वो पर्टिकुलर रूल और आइन जो है वो सेनेट में जाएगा, सेनेट में उसकी वोटिंग होगी। सेनेट में अगर अपोजिशन ज्यादा है तो वो वैसी नॉन बॉडी हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट बॉडी सेनेट के अंदर ज्यादा है तो फिर वो पर्टिकुलर रूल जो है और आइन जो है वो प्रेसिडेंट को पेश किया जाता है। प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजेगा, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर रूल को पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करेगा। ये पूरा फ्लो चार्ट है। प्रेसिडेंशियल रूल बेसिकली आपके पास यही होता है कि सारी सुप्रीम पावर किसके पास आ गई? प्रेसिडेंट के पास। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? यही दौर आपके पास जरदारी साहब के टाइम पे, तो 18A का ये लोग नारा मारते हैं कि 18A हम लेकर आए, 18A हम लेकर आए। तो 18A हम लाने का मकसद यही है कि प्रेसिडेंशियल रूल में प्रेसिडेंट की जो सुप्रीम पावर है कि वो जब दिल चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है, वो उन्होंने खत्म है। जेन्युइन बात, मतलब इतनी भाग दौड़ करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद एमएनएस कैंडिडेट अपना चूज करते हैं, एमएनएस जीतते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, और प्रेसिडेंट के पास इतनी सुप्रीम पावर हो कि अगले दिन भी अगर वो चाहे ना
तो प्राइम मिनिस्टर हटा सकता है, तो बहुत तो सारे पैसे जाया हो जाएंगे। तो उन्होंने ये रूल बेसिकली खत्म किया था, प्रेसिडेंशियल रूल जिसे आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर कभी प्रेसिडेंशियल रूल नहीं होना चाहिए। सो अब ये जो बेसिकली आपके पास टाइम फ्रेम आपका गुजरा है ना, जिसमें आपका यूएस से इंटरवीन रहा, उस यूएसए के इंटरवीन की वजह से अगर आप गौर करें ना, तभी आप 1954 से लेकर 62 तक किसका मेंबर बने। मैं उसको इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा वहां पे कौन बैठा हुआ था जिसकी वजह से हमें यूएसए का मेंबर बनना पड़ा। अच्छा खासा तो नॉन अलाइन मेंबर चल रहे, वो लियाकत अली खान की जब असैसिनेशन हुई है ना, तो लियाकत अली खान के टाइम तक आप बेसिकली नॉन अलाइन मेंबर थे। फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आई मोहम्मद अली बोगरा की, जिसके साथ यूएसए पैसे कर आपस में कनेक्ट हुआ, तो फौरन से पाकिस्तान जो जिसका मेंबर बन गया सीधो। फिर वैसे ही मोहम्मद अली बोगरा का जैसी दौर खत्म हुआ, प्रेसिडेंट अयूब खान आए, तो उन्होंने दोबारा से आपके साथ जो करीबी ममालिक थे उनके साथ अपने रिलेशन को कायम करना शुरू कर दिया, विच इज चाइना एंड रशिया। आर्मी डिक्टेटरशिप जो है ना, वो बेसिकली एक बैलेंस रूल चला रही होती है कि मतलब उनसे भी काम करने और अपने पास वाले जो फ्री पावर बैठे उनसे भी तो काम करो। सात समुंदर पार जाके एक मदद देना उससे ज्यादा बेहतर है कि पहले जो सामने बैठे हुए उनसे काम करें। सो और यहीं पे 72 से ऑनवर्ड 79 तक जब अगेन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, वही कहूंगा मैं बार बार इसको अपने पक्ष से ऐसे रखता हूँ कि भाई कोई ऑफेंड भी ना हो, और मुझे ऐसा लगता है क्या पता मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी एक बेसिक इंस्टिंक्ट है, मेरा एक एनालाइजेशन मेथड है, मे बी मेरी कम अकल हो, मेरा उतना नॉलेज ना हो, शायद मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। जिस दफा आपके किसी लीडर ने अमेरिका के अगेंस्ट बयान देना शुरू किया, उसकी गवर्नमेंट डिसॉल्व। आप हिस्ट्री उठा दो, भुट्टो आया भी यूएस की सपोर्ट पे था, भुट्टो गया भी यूएस की सपोर्ट पे था, बेनजीर आई भी यूएस सपोर्ट पे थी, बेनजीर गई भी यूएस सपोर्ट पे। सेम गोस फॉर नवाज शरीफ, एंड उसके बाद आप आगे फिर दोबारा बेनजीर, फिर दोबारा नवाज शरीफ, फिर दोबारा मुशर्रफ। आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देखिएगा और सब लीडर्स के ना आखिरी साल के बयान शुरू जब उनकी गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी। मतलब ये इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आजकल जो है ना गवर्नमेंट डिसॉल्व करने की मुझे 100% प्रेडिक्शन, क्योंकि यही भाईजान जो ठीक 3 साल 3.5 साल पहले यूएसए के बारे में कितने अच्छे बोलबाला बोल रहे थे, पिछले 1 महीने में इन्होंने जितने सख्त बयान दिए हैं, जो अभी वो एक तो तोती भी तो आ जाती है ना हमारे पास कि मुझे लगता है कि गैर मुल्की इमदाद और गैर मुल्की जो प्रेशर्स हैं वो बिल्डअप हो रहे हैं मुझे हटाने के लिए। ये लीडर को पहले से पता होता है वो हटने वाला, तभी वो चीजों को उस तरीके से लेके चल रहा है। पर्सनली आई डू लाइक इमरान खान एज अ लीडर, ठीक है ना, एज अ लीडर आई डू लाइक इमरान खान, बट एक अच्छा पॉलिटिशियन क्या सकती है I do not like as a leader, but personally, I really like as a politician. नहीं मैंने कहा ऑफेंड मत हो ना, मैं वैसी बात कर रहा हूँ यार। भुट्टो ने एक वर्ड यूज किया था मेरे बच्चे किया था अपने लेके ऐसे डिबेट की तो बात ही नहीं कर रहा, मेरा ओपिनियन सबके लिए बना। अगर मुझसे मैंने तो आप तो भी शायद वोटिंग लिस्ट में आएंगे, मैंने पिछले 18 साल किसी को वोट नहीं, क्योंकि मैं किसी को काबिल नहीं समझता। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे को खुमैनी मिल गया मैं वोट दे दूं, क्योंकि देखिए रेवोल्यूशन जो है ना वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं लाके दे सकती जब तक के आपकी स्टैब्लिशमेंट बेहतर ना। I personally love my army, but I love that army which is at border. I will not give my love to all those damn fools, जो statesmen. हमारा मुल्क में वो तो लिटरली मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो चाय के टेबल पे बैठे होते सारे जनरल, यार आज क्या होगा,
आज किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए, ठीक है यार, ये अच्छा लग रहा है, इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है, और खूबसूरत भी है, ठीक है, और कौम को पसंद भी आ गया, ठीक है, इसको उतार दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद आज उनको ही वो बुरा लगने लग गया। आप पिछले 3 इवेंट्स देखिएगा, पिछले 3 महीने के इवेंट्स देखिएगा, इतनी तो मेरे ख्याल से आप माशाल्लाह से, अब तो वो दौर नहीं रहा ना कि अखबार खोल के पढ़ना है और बताया जाएगा, वो न्यूज आई है, वो कोने में एक न्यूज छुपी हुई थी, वो उसकी वजह से सर ये पता चला। अब तो माशाल्लाह से इतना रैपिड फायर वाला न्यूज है कि मतलब आप आंखें खोलेंगे तो आपको 4 बातों को समझ आ रही है। और माशाल्लाह से अब हम सारे इतने शऊर वाले हो गए कि हमें पता है कि यार ये अब से खेल ले, सब खेल ले, प्लीज, मतलब किसी को डिफेंड ना करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ या मैं किसी के अगेंस्ट हूँ। मेरे नजदीक इस पूरे हमाम में सारे नंगे, आप सिर्फ मौका दो। यही मैं वही कहूंगा, बेशक वो खुद ईमानदार है लेकिन वो माफिया के अगेंस्ट नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि जिनकी जेबों से पैसे लगे हुए हैं ना उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, उन्होंने अपनी जेबों में वापस पैसे लेकर रखे। वही मुराद सईद जो ट्रांसपोर्टेशन का आपका मिनिस्टर बना हुआ है, आज पूरे एनएलसी के ठेके जो है ना वो उसके भाई को मिले। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? देखिए, मैं अपनी क्लास का डिसिप्लिन तब कायम कर सकता हूं जब मेरा इनके साथ इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर मेरा आप लोगों में से किसी एक के साथ भी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चला गया, मैं आप लोग से काम नहीं लेके दे सकता। सेम गोज फॉर जहांगीर तरीन, सेम गोज फॉर अलीम खान, सेम गोज फॉर फैसल वाडा। अब आप मुझे पलट के जवाब दें, सब देखना, सबको निकाल दिया, बच्चों वाली बात है। आपको पता है जहांगीर तरीन के टाइम के ऊपर हमारे लिए तो आप का महीने का जनरेशन कितना, उस 1 रुपए के बढ़ने के चक्कर में आवाम को तो शायद इतना फील नहीं हुआ होगा। 1 रुपये तो बढ़ा सर, इस पर आप क्या बात कर रहे हैं? बात ये नहीं कि उसका 1 रुपया बढ़ना, बात दरअसल ये है कि उस 1 रुपए के चक्कर में किसका इंटरेस्ट था। क्यों अमीर खुसरो बख्तियार ने जो है वो गंदम एक्सपोर्ट कर दी, बोलो माशाल्लाह, इधर हमारे बांधे पड़े हुए खाना खाने के, रोटी पकाने के, और हम लोग माशाल्लाह ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी हमारे पीएम के साहब के पास जो 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने वीट का एक्सपोर्टर बना दिया। मतलब ऐसी की डेवलपमेंट हुई, आप मुझे 2.5 साल में बताएं। हाँ, पर्सनली इंडस्ट्रीज को उसने माशाल्लाह से, जो उसकी अच्छी बात है मैं आपसे जरूर शेयर करूँ, इंडस्ट्रीज को उसने वाकई बूम, वो उसकी एक अच्छी चीज है, उससे इंपोर्ट को रोका। ये जो ड्यूटीज लगाई हुई है ना, आई पर्सनली लाइक दिस। मैं फेसबुक पे, हाँ मैं फेसबुक पे एक इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस किस तरह होना चाहिए, कि अगर $100 का आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम अगर आप $80 का एक्सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब आप $20 के डेफिसिट करें। आपको एक्सपोर्ट हमेशा अपनी ज्यादा रखनी होगी, इंपोर्ट हमेशा कम रखनी होगी, तभी आप गेन में आएंगे। तो उसमें अगर आप इंपोर्ट, क्योंकि हम तो वो वाली बात, उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी कि आज किसी भी अच्छे मार्ट पे जाए ना, नागीत उठा लें, स्प्रिंग उठा लें, ठीक है, कॉम 3 उठा लें, वहां पे कुत्ते बिल्ली की चॉकलेट्स आएंगी। जिस मुल्क में, जिस मुल्क में पॉवर्टी लाइन के नीचे ज्यादा, अब प्लीज उसमें मुझे एंटी एनिमल्स की लिस्ट में मत डाल दीजिएगा। अच्छा, आप जानवरों से मोहब्बत नहीं करते क्या? नहीं, मैं जानवरों से तब मोहब्बत करूंगा जब मैं पहले इंसानों को बचाऊं। मेरे इंसान मर रहे हो, मैं जानवरों से मोहब्बत नहीं कर सकता माजरत के साथ। तो अब वो जो इम्पोर्ट है वो फजूल की इम्पोर्ट है। घर का कुत्ता बिल्ली जो है वो चीजें खा सकता है भाई, उसके लिए मुझे क्यों टेनो वाला जो है वो खाना लेकर आ, मुझे क्यों स्विस चॉकलेट्स खाएंगे? खा लेंगे जुबली यार, मेजल्स की एक्लेयर्स खा लेंगे, लाजमन है कि मुझे हर्शीज के केसेस खाना, टेस्ट भी चाहिए मुल्क को और तरक्की भी चाहिए, दोनों साथ नहीं चल सकते। ये इकदाम इसने बहुत अच्छा, प्रीकंडीशन गाड़ियों को रोका, मोबाइल्स को रोका, इंपोर्ट कम कर और एक्सपोर्ट बढ़ा। इस तरीके से आपका डेफिसिट कम होगा। आपका जो सर्कुलर डेप्थ का वर्ड आप लोग अमूमन यूज करते हैं ना, जो आप लोग आज के मीडिया में नजर आ रहा है, वो सर्कुलर डेप्थ तभी होता है
जब आपकी इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम, वो इस डेप्थ को कम कर रहा है। ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, आई पर्सनली लाइक दिस। बट बेहतरी जो देखिए, एक फिलॉसफी है, वो जो उसने वर्ड यूज किया था, अगर आपने पाकिस्तान की दास करके सुनी ना, कि नो मैटर ओवर मी। इस इडियोमैटिक फ्रेज का मतलब ये होता है कि इट डजंट मैटर टू मी, ठीक है ना, और मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। मतलब मेरे लिए लीस्ट कंसर्न वाले सारे लोग, चोरों का टोला, बुरे लोग, करप्टेड लोग, याद रखिएगा, अभी तो पैसा उन्हीं के आता है, जिस तरह भी आया। मैं उससे भी बहस में नहीं पड़ रहा, सही तरीके से आया हो, हमने लगाया तो खा भी लिया तो क्या हुआ, ठीक है ना। आप देखें हमारे लाहौर के अंदर, आप कभी पंजाब में एंटर हो तो आपको फील आता है, ऐसे फील का क्या मतलब, सिर्फ पंजाब पूरी पाकिस्तान था, बाकी तो इन तीनों सूबे भी तो तुम्हारी अंडर सुपरविजन थे ना। क्यों प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपने ऑटोनोमस पावर दीजिए भाई, जब आपको लगता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम नहीं करती, खत्म करो। हम इसी बहस में पढ़ेंगे कि 4 सूबों से ज्यादा सूबे नहीं बनते, तो भाई बनाओ। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिवाइड होगी ना, उतना पैसा नीचे तक आए। जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कम रखोगे, उतना पैसा ऊपर से घूम घूम के आगे निकल जाए। अब देखिए, किसी इंसान की जेब से पैसा निकलवाने का तरीकेकार डिफरेंट होता है। उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेंगे तो यार, ये वो मुल्क है जिसमें कानून बाद में, पहले उसका चोर रास्ता बनता है। मतलब मैं पर्सनली कहता हूँ, अल्लाह काला कोट और अल्लाह सफेद कोट दोनों से बचा, तब ना अस्पताल का मुंह देखूं मैं, ना कानून का मुंह। वो इकबाल ने सही कहा था ना, किसे वकील कह रहा हूँ, किसे मुंसफी चाहे। हम तो अब उस वाली सिचुएशन में, हमें यही नहीं पता कि यार ये वकील हमें इंसाफ पहुंचाएगा या यही वकील हमारे लिए आड़े बनाएगा। तो ये मुझे भी पता था, ये तुम्हें भी पता हो, यहाँ पे बैठे हर इंसान को पता हो, लीडर्स को भी पता था कि हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारे बाल भी पाका नहीं कर सकते। चले गए ना, एक चला गया, एक को जब देखो कोर्ट का मुंह दिखाना है तो उसको अस्पताल का मुंह याद आता है, और जैसे ही उसको पता चल जाए मेरे कोर्ट पर से कोर्ट की दफात खत्म हो चुकी है, वो ऐसा मसला हटा होके बैसाखी भी साइड पे हो जाती है, लोग जो उसको पकड़ पकड़ के यूं चल रहे होते हैं वो भी साइड पे हो जाते हैं, ठीक है। तो यार इतने तो मिलने का के हम भी नहीं है ना कि हमें पता है कि यार सामने वाला कब क्या करता है। डिफेंडिंग एबिलिटी किसी के लिए भी नहीं मेरी, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। जजमेंट इस चीज पे नहीं होनी चाहिए कि सर उसने बानवे का वर्ल्ड कप जितवा दिया। जजमेंट इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि सर वो क्या कर सकता था, उसको मौका नहीं मिला। जजमेंट इस बात पे नहीं होनी चाहिए सर 70 साल का कचरा इतनी आसानी से उड़ जाएगा। देखिए, जुमले बात करना आसान होता है, सुप्रीम पावर है उसके हाथ में, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, कोई एसएचओ नहीं है थाने में जो बराबर वाले थाने के एसएचओ से डर के बैठा होगा, सब वो उसकी टेरिटरी है ना। फोर्सेज आपके अंडर में, कानून आपके अंडर में, चीफ जस्टिस आपके अंडर में, प्रेसिडेंट आपके अंडर में। उसके बाद आप मुझे बोले मैं बेबस हूँ, तो फिर इसका मतलब ये मैंने गलत फैसला कर दिया, मैं आपको बहादुर समझ सकता, आप बेबस हो। इसका क्या जवाब देंगे? हाँ भाई। ना, यही वो दौर था जिसके अंदर बेसिकली आपके पास आपका सोवियत यूनियन होता, रशिया, यूएसएसआर डिवाइडेड इनटू 11 डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज, कजाकिस्तान, ये सारे बेसिकली इस डिवीजन हुआ। जो यूएसएसआर का रशिया में कन्वर्जन था, इसके लिए फिर आपको ऑब्वियसली बात आपने ज्वाइन किया था, वो था आपके पास सेंटो। आप यूएसए के ब्लॉक में आ गए। जनरल जावलक ने बेसिकली अपनी आर्मी दी थी ना, बेसिकली जो अफगानिस्तान के थ्रू जो है वो रशिया के ऊपर हमला करती हुई, तो ये रशिया को आपसे थोड़े बहुत ग्रजेस है ना, वो उस टाइम पे कि आप लोगों ने तो उस वक्त ये जो जुमला मुमन बोलते रहते हैं, आप लोगों ने उस वक्त हमारा साथ नहीं किया था, वो ये वाला टाइम पे। और जब वो डिवीजन हो गया और एकदम से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो वो इतना बड़ा ब्रेकअप आ गया कि रशिया और चाइना आपका साथ देना बंद कर चुके थे,
यूएसए तो ऑब्वियसली बात है, उसकी तो एक सिंपल सी आसानी से टैक्टिक है, अपना काम मैं करवाऊंगा और मैं वहां से, वो हमेशा ये काम करते हैं, चाहे वो आप ईरान उठा के देखें, इराक उठा के देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उठा के देखें, कोल्ड वॉर उठा के देखें जो रशिया के साथ उसकी चल रही है आज तक, उसने हर दफा यही काम किया और वो काम हमारे लिए हमें बड़ा महंगा पड़ा। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि फाइनेंशियल एड और फाइनेंशियल लोन आए, फाइनेंशियल एड हमें मिला था इस वाले टाइम पे, और इस वजह से आपके पास तब से आप आज तक एक नॉन अलाइन मेंबर, यूएसए अपने ब्लॉक पर आने नहीं देता, रशिया के साथ आपके पास वैसे एक पास एक्सपीरियंस है, चाइना के पास खुद कोई ब्लॉक अभी है नहीं यूएन के अंदर, जिसकी वजह से अब आप जो है ना वो एक नॉन अलाइन मेंबर के तौर पर जिंदगी, और देखिए याद रखिएगा नॉन अलाइन मेंबर की जिंदगी गुजारना ना बहुत मुश्किल होता है, आपको फिर सारी इंटरनेशनल पावर्स की जो प्रेशर है ना उसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के मेंबर है नहीं तो आपके सपोर्ट पे कोई नहीं खड़ा होगा। नॉन अलाइन मेंबर का जहाँ एक अच्छी बात ये है कि ठीक है सर हम किसी के मसले में पढ़ेंगे नहीं तो हमसे पूछेगा नहीं, सुकून से जिंदगी गुजारेंगे, ये उन पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा है जिनके अपने रिसोर्सेज, अपनी इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट अच्छी है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, बट उनके लिए जिनकी डिपेंडेंसी दुनिया पे है, जैसे मैं अपनी मुल्क की बात करूं पाकिस्तान की डिपेंडेंसी है, आप कभी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिसोर्सेज के तौर पर तो जा ही नहीं सकते। अभी लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि देखिए रिसोर्सेज में ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कंजम्पशन किस तरह का, आपका बराबर मुल्क की उठा ले इंडिया, उसकी 90% ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रेलवे पे, उसकी ट्रेडिंग ट्रांसपोर्टेशन भी रेलवे पे, उसका फायदा है, और ये ऑनेस्टली फिर भी कहूंगा माफिया नहीं बनने देगा कभी। कैन यू इमेजिन कराची शहर क्योंकि मेन हब है, यहाँ से सारी एक्सपोर्ट आती है आपके पास, इंपोर्ट आती है आपके पास, जो पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट आप कर रहे होते हैं, दिन का 1700 ट्रॉला और ट्रक जो है कराची से जाता है, ये कोई तरक्की की बात नहीं है, ये बेवकूफी है। 1700 ट्रक का फ्यूल कंजम्पशन भी तो फिर आपको पूरा करना पड़ेगा, आपके पास कौन से तेल के कुएं लगे हैं, ये काम सऊदीया करे अच्छा है, यूएई करे अच्छा है, रशिया करे अच्छा है, उनके पास क्रूड ऑयल के कुएं हैं, उनको पेट्रोल की टेंशन नहीं है। उन 1700 ट्रक को बंद करके अगर आप 4 ट्रेन चलाते तो आपका फ्यूल कंजम्पशन रेट कहां से कहां आएगा ये आपको भी पता है। हमें कुछ और चाहिए ना चाहिए हो, हमें गाड़ी जरूर चाहिए, इंक्लूडिंग मैं भी आपके साथ, ठीक है, ऐसा नहीं मैं आप लोग के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, मैं उसके अंदर मिला हुआ आपके साथ, मैं भी उसी आवाम का हिस्सा हूँ, हम बेहस हो चुके हैं, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी लेविश लाइफ गुजारनी है, बस बाकी देखते हैं जो भी चलता रहेगा, वो फिर तो वही वाली बात है कि सर इस मुल्क को अल्लाह चला, ठीक है ना, तो बेशक वही चलाता है, वही चलाएगा, वही चलाता रहे, लेकिन उसमें अल्लाह ने बोला है कि भाई कुछ तो करो, बैठे बैठे घर पे आके मैं भी पैसा नहीं दे सकता, बैठे बैठे मैं भी घर पे आके डिग्री नहीं दे सकता, सही है ना। जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन को फेस किया, कौन को सबसे पहला आपको पता उसने रूल क्या इंप्लीमेंट किया जापान में, कोई भी गाड़ी पे सफर नहीं करे, द मेन प्रोड्यूसर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री and 90% of the population is on bicycle. The reason, भैया जो तुम लोग चलाने के लिए चीज मांग रहे हो ना उसका प्रोडक्शन हमारे पास नहीं, फिर उसके लिए मुझे बाहर से चीजें लेकर आनी पड़ेंगी, जब बाहर से चीजें लेकर आऊंगा तो फिर वही वाली बात, इंपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट कम, सर्कुलर डेब्ट बढ़ेगा, मैं कर्जे लेने भागूंगा, मैं कभी फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट में आ ही नहीं सकता, फिर उसने कहा कंजम्पशन इतनी होगी, स्वीडन है उसने एक रूल लगाया है, किसी भी इंसान के पास एक से ज्यादा गाड़ी नहीं हो सकती, अगर गाड़ी लेनी भी है तो एक गाड़ी लेगा, मुल्क गरीब है हमारा,
आप लिटरली कभी रोड पे आके काउंट करना शुरू करें कि आपको साइकिल मोटरसाइकिल नजर नहीं आएंगी जितनी आपको गाड़ियां नजर आएंगी। फिर आपको ऑब्वियसली बात है, क्रूड ऑयल है वो महंगा है, फिर उसकी जगह आपको एलपीजी लेकर आनी पड़ेगी, एलपीजी की प्रोडक्शन आपके पास नहीं है। नेचुरल गैस के ऊपर तो आप गाड़ियों को नहीं चला के दे सकते ना, नेचुरल गैस आपके रिसोर्सेज को पूरा कर ले, आपकी यूटिलिटीज को पूरा कर ले, उसके बाद गाड़ियों के ऊपर आएगा ना, इंडस्ट्रीज को भी उसको पूरा करना है। तो कहने का मकसद, जहां आपकी फॉरेन पॉलिसी आपके पास आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रोल पार्ट प्ले कर रही है, वहीं पे आपकी इंटरनल डिप्लोमेसी भी उतनी रोल पार्ट इंपॉर्टेंट प्ले करनी चाहिए। मेन चार ही सैलिएंट फीचर्स है ना फॉरेन पॉलिसी के, कि प्लीज एक्सेप्ट अस एज अ सोवरेन स्टेट, the major supremacy of the world belongs to Allah, and the finality of prophethood belongs to the Holy Prophet, peace be upon him. And major basic role of our foreign policy is to develop the friendly relation among the Muslim countries and among the countries of the world, to support us in our economical growth. ये हर मुल्क के यही तीन बेसिक फॉरेन पॉलिसी पॉस्टुलेट्स होते हैं। मसला सारा ये कि इन तीन बेसिक पॉस्टुलेट्स को आप किस तरीके से इन फेजेस पे गुजारते आए, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी तो अब बिल्कुल ही खत्म होगी। और साथ साथ के फॉरेन पॉलिसी के लिए जो आपका बेसिक क्वेश्चन बोर्ड से पूछा जा रहा होता है वो एक ही है, वो है एक्सप्लेन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये शॉर्ट में भी आता है, ये लॉन्ग में भी आता है। जब ये शॉर्ट में आएगा, जब ये शॉर्ट में आएगा, जब ये शॉर्ट में आएगा, तो you will have to just write Pakistan foreign policy on page number 42. पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से ऑन पेज नंबर 40, जिसको उन्होंने फिर बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं, और कंक्लूजन ऑन पेज नंबर 44 आएगा। तो आपको बेसिकली पेजेस भी लिखने, शॉर्ट और लॉन्ग का डिफरेंस याद रहेगा। क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन एक ही है, explain the salient features of foreign policy of पाकिस्तान। 4 नंबर का भी आता है शॉर्ट में, लॉन्ग में भी आता है 8 नंबर का। शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ प्रिंसिपल्स बताऊंगा फ्रॉम पेज नंबर, जो मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 42, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की हेडिंग है, टिल 44। और अगर लॉन्ग में आता है ये, तो आपको पेजेस प्लस प्रिंसिपल्स बताने होते हैं। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पेज नंबर 40, मेन हेडिंग डली हुई है, टिल 44। इसमें कुछ समराइज मत करिएगा, कुछ कैंसिल नहीं कर सकते इन नोट्स के अंदर में से। जो जो पॉइंट्स लिखे हुए आपको वो पूरे लिखने होंगे। फेजेस के मेन बातें अपने सामने रखिएगा तो आपको कंटेंट याद करने में आसानी होगी। द फर्स्ट पेज इज नेम, द सेकंड पेज इज सीटो, द थर्ड पेज इज चाइना, द फोर्थ पेज इज यूएसएसआर, एंड द लास्ट पेज इज the fifth page is CENTO. After the division of Soviet Union, now you are the permanently member till date as NAM non-aligned members. ठीक है? So ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी का क्वेश्चन आपके पास आता है। फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके सामने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन रखना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के टोटल कॉन्स्टिट्यूशन जो अब तक प्रेजेंट किए गए हैं वो 4, बल्कि 5 कहूंगा। सबसे पहले
देखिए इन चारों के नोट्स जो है ना वो बुकलेट में मौजूद है और इन चारों पे ना अमूमन शॉर्ट नोट आता है, ठीक है ना। एक्सप्लेन द इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ 1940 56 कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस से पहले के हैं, ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस के बाद के और ये इंडिपेंडेंस के पहले के। इसको आप गवर्नमेंट इंडियन एक्ट ऑफ 1935 कहते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया गया 1939। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इट्स नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एक्चुअली द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड। देन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास 56 का, 62 का और 73 का, जिसमें डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन जो 73 का, जिसको भुट्टो का आइन भी आप कहते हैं, जिसका आपके पास लॉन्ग का क्वेश्चन ही बनता है। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं चाहूंगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक लेकर आए, जिसमें से जो पहले 4 हैं ना, इनके जो क्वेश्चन आते हैं उनके जो आंसर्स हैं वो आपको बुक से मार्क करना है। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुकलेट में मौजूद है, ठीक है। तो मैं फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूरी डिस्कशन जो है वो बुक के थ्रू ही कर सकता हूँ, अगर अभी है सबके पास एटलीस्ट। अब देखो मेरे ख्याल से तुम लोगों को वैसे भी एक रैंडम अनाउंसमेंट के तौर पे कॉन्फ्रेंस की क्लास का बता दिया जाता है, तो एटलीस्ट जब भी अनाउंसमेंट होना नेक्स्ट क्लास की, तो उससे पहले लास्ट वन अगर बुक नहीं है तो परचेज कर लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है ना वो बेसिकली मैं बुक से भी मार्क करवाऊंगा, ठीक है। और उससे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये चारों जो है ना वो इतने बड़े बड़े नहीं है, मुश्किल से अभी समझ लें 2-2 3-3 पैराग्राफ के। प्रॉपर नोट जो है वो 1973 से 56 और 62 3-3 4-4 दफा शॉर्ट में पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये भी आपके पास नोट्स में मौजूद है। इंडियन एक्ट ऑफ 1935 ये नोट्स में मौजूद नहीं है। तो बेसिकली ये दोनों तो आपके पास नोट्स में है भी। इन तीनों के लिए मुझे असल में आपकी बुक की रिक्वायरमेंट, तो वो बुक से मैं आपको मार्क करके दूंगा ताकि कम से कम आपका ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाए, ताकि इससे कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग आए तो आप किसी भी तरीके से आंसर देने के लिए काबिल हो, चाहे 4 मार्क्स का हो या 8 मार्क्स का, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, बुक जरूर लेकर आइए। चलो,